GI in साइक्लोएल्कीन। समझना बेटा क्या है GI इन साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन लेट सपोज करो मैं 3 की पेरेंट चेन ले रहा हूं और इस पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया साइक्लोएल्कीन। अब Yes, sir. इसमें GI शो करने के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, कॉमन ग्रुप है, लेकिन मैं इसको हाइड्रोजन को एक ही ओरिएंटेशन में रख सकता हूं, अंदर वाले ओरिएंटेशन में नहीं ले जा सकता क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन है, तनाव की वजह से स्विच नहीं हो सकता, ये सीसी रहेगा, ट्रांसफॉर्म में स्विच नहीं होगा। तो ये एंगल स्ट्रेन सर खत्म कैसे होगा? ये बेटा 3, 4, 5, 6 और 7 तक एंगल स्ट्रेन चलता है जिसकी वजह से ये स्विच नहीं हो पाता। तो सर 8 पे जाके स्विच होगा। कम से कम साइक्लोएल्कीन में GI शो करने के लिए 8 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन। अब ये GI शो कर सकता है। दिस सिचुएशन क्या कॉल्ड सिस। Yes, sir. और अगर अब मैं इसको स्विच करूं एक, दिस सिचुएशन कॉल्ड ट्रांस। और ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब साइकिल 8 या 8 से ज्यादा कार्बन की होगी। 8 से कम कार्बन की है तो आप डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं बना सकते। इसका रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से वो स्विच नहीं होता, अंदर उसको जगह नहीं मिलती स्विच होने के लिए। लेकिन जब 8 का साइकिल बन जाता है तो उसमें वो इजीली स्विच हो सकता है। इज दैट क्लियर? बस यही कॉन्सेप्ट है GI इन साइक्लोएल्कीन। तो याद रखने वाली क्वेश्चन कैसे आता है इस कॉन्सेप्ट पे? इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ लेगा कि GI कौन शो करता है। तो सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए इतना ध्यान रखना है कि अगर एल्कीन दे रखा है साइक्लिक वैसे नॉर्मल साइकिल तो कितना भी कर सकता है। जैसे नॉर्मल साइकिल में तो हमने 2 केस पहले पढ़ लिए, CH3H, CH3H। ये कैसी सिचुएशन है जेड बोलो? Yes. जेड कह सकते हो या फिर सिस ट्रांस भी बता सकते हो। सिस है ट्रांस है? सिस है। अरे GI इसके अलोंग सेम ग्रुप सेम साइड, सिस या फिर जेड। सर लेकिन डबल बॉन्ड क्या? डबल बॉन्ड नहीं है ना, लेकिन यही तो है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। हाँ सर। रेस्ट्रिक्टेड Yes. रोटेशन तो है ना। हाँ सर। आगे बात समझ में। और रिंग के अंदर स्विच करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बाहर की तरफ लगे हुए ग्रुप। अब डबल बॉन्ड में 2 ग्रुप बाहर तो लगे नहीं रह सकते, एक ही ग्रुप लगा से रह सकता है हाइड्रोजन। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? इसमें सिंगल बॉन्डेड में 2 ग्रुप लगे रह सकते हैं, लेकिन डबल Yes, sir. बॉन्डेड साइकिल में तो एक ही ग्रुप लगा रह सकता है। अब उसको अंदर की तरफ स्विच करवाने के लिए आपका एंगल स्ट्रेन खत्म करना पड़ता है, जो कहां जाके खत्म होता है? 8 साइकिल। सर 7 पे भी तो खत्म होता है ना? नहीं होता बेटा, वो एंगल स्ट्रेन खत्म होता है किसके लिए? अपन ने पढ़ा है बिल्कुल। कहां पे खत्म होता है? रिंग एक्सपेंशन के लिए। हाँ 5th सर, पे रिंग खत्म हो जाता है, रिंग एक्सटेंशन के लिए खत्म होता है। स्विच करवाने के लिए कम से कम आपका 8 का रिंग होना चाहिए। रिंग एक्सपेंशन जो कार्गो के टाइम में हमने पढ़ा था, उसमें एंगल स्ट्रेन, आपका जो एंगल स्ट्रेन की वजह से जो रिंग की स्टेबिलिटी होती है वो 5 तक कम होती है। जैसे ही वो अगर 6 का बन गया तो वो मोर स्टेबल होता है। उसके बाद में एंगल स्ट्रेन की वजह से स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अपन स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्विच करवाने की, डिफरेंट ओरिएंटेशन की। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए कम से कम आपके पास रिंग में 8 कार्बन होने चाहिए। साइक्लोएल्केन में तो 3, 4, 5 कितना भी हो, क्योंकि बाहर लगे हुए हैं, बाहर तो आप कैसे भी स्विच करवा सकते हो। Yes, sir. साइक्लोएल्कीन में आपको स्विच करवाने के लिए अंदर जाएगा दूसरा ग्रुप और उसके लिए स्पेस चाहिए, वो सुटेबल स्पेस है 8 कार्बन की साइकिल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। Yes, डाउट sir. है वो पूछो, किसी को कोई भी डाउट है वो पूछो। साइक्लोएल्केन 3, 4, 5 कितने की भी रिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में GI शो कर सकता है। साइक्लोएल्कीन में कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए, दैट्स इट। तो हेडिंग डाल ली GI इन साइक्लोएल्कीन। यस सर।
हाँ सर डाल दी। लिखो बेटा इसमें, इन साइक्लोएल्केन GI exists across double bond. In cycloalkane, GI exists across double bond. GI exists across double bond with ring size equal to in cycloalkane, GI exists across double bond with ring size equal to or greater than 8 carbon. With ring size equal to or greater than with ring size equal to or greater than 8 कार्बन। और ब्रैकेट में रीजन लिख लो, ड्यू टू रिंग स्ट्रेंथ। सर साइज के बाद क्या बोले, इक्वल टू और ग्रेटर देन? इक्वल टू और ग्रेटर देन 8 कार्बन। 8 हेड कार्बन 8 कार्बन 8 कार्बन 8। हाँ सर, हाँ समझ गए। हाँ सर, ब्रैकेट में ड्यू टू रिंग स्ट्रेंथ। रीजन क्या है, कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। एंगल स्ट्रेंथ, रिंग स्ट्रेंथ, रिंग का तनाव। जो छोटी रिंग रहेगी उसमें उतना ज्यादा तनाव रहेगा। सिंपल सी बात है बेटा, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। छोटी रिंग रहेगी, एंगल कम रहेगा तो वो थोड़ा अनकंफर्ट होगी। जैसे जैसे रिंग बड़ा होता जाता है उसमें एंगल बढ़ता जाता है एटम्स के बीच में, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वो रिंग थोड़ा रिलैक्स होती जाएगी। तो इतनी रिलैक्स होके ये अंदर तक पहुंच सके उसके लिए कम से कम 8 कार्बन चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? साइक्लोएल्कीन में जीआई कैसे होता है? सर साइक्लोएल्केन में पॉसिबल है ना? साइक्लोएल्केन में तो पॉसिबल है, मैंने एग्जांपल ऊपर लिख रखा है साइक्लोएल्केन का। सिस पोजीशन हाँ सर। अपोजिट होते तो ट्रांस हो जाता। साइक्लोएल्केन में कोई दिक्कत नहीं बेटा। यस सर। बोलो, कुछ पूछना है? नो सर, नो डाउट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नंबर ऑफ जीआई। लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, नंबर ऑफ जीआई। ये दोनों स्ट्रक्चर बना लेना। ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए नहीं बनाए साइक्लोएल्केन के? एक बार जिसमें दोनों बाहर हो, एक में एक बाहर हो एक अंदर हो, ट्रांस। सर एक बाहर मिनट हो, सर, बना लेते हैं। दोनों स्ट्रक्चर बना लो ताकि याद रहेगा, वरना भूल जाओगे फिर से। बना लिए सर। नेक्स्ट सर एक मिनट, बना रहे सर। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट लिखो, सर नंबर ऑफ जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे ये हम कैसे पता कर सकते हैं? ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं बेटा। सिंपल से फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, 3 केस लेंगे अपन। केस नंबर फर्स्ट, डिसिमिलर एंड। ऐसे कंपाउंड जिनका डिसिमिलर एंड हो, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH। इधर क्या है एंड CH3 और इधर एंड क्या है CH2 CH3। इज दैट क्लियर? डबल बॉन्ड के बाद में क्या है CH3, इधर डबल बॉन्ड के बाद में क्या है CH2 CH3। डिसिमिलर एंड है दोनों। यस सर। हाँ सर। डिसिमिलर एंड के लिए बेटा सीधा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ जीआई फाइंड करने का, जीआई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब केस नंबर फर्स्ट डिसिमिलर है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस कोई सर। डाउट?
डिसिमिलर एंड समझ में आया क्या होता है? डबल बॉन्ड के बाद में एक CH3, सर इधर डबल एन बॉन्ड क्या के बाद में होता है एक बार CH। फिर से बता दीजिए। क्या? सर एन क्या होता है एक बार फिर से बता। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, कितने स्टीरियो सेंटर है जिनके अलोंग GI शो हो सकता है। ये डबल बॉन्ड है, 2 ये स्टीरियो सेंटर होता है बेटा। इसी के अलोंग यहाँ पे अपन GI किसके अलोंग देख रहे हैं? डबल बॉन्ड के अलोंग ही तो देख रहे हैं, तो एक स्टीरियो यस सेंटर हो गया। अगर दो डबल बॉन्ड होते, उन दोनों के थ्रू अगर GI शो हो रहा होता तो वो दो स्टीरियो सेंटर हो जाते। इज दैट सर क्लियर? उसमें हैं? सर उसमें कैसे देखते हैं? किसमें? सर जो जिसमें सर मतलब 2 या 3 डबल बॉन्ड। उसमें भी यही चेक करते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। सर एग्जांपल कैसे आएंगे, करें? एग्जांपल आएंगे, शांति। डबल 2 3 4 डबल बॉन्ड वाले भी एग्जांपल आएंगे, शांत रहो, है ना। तो यहाँ पे बेटा स्टीरियो सेंटर कितना है ये बताओ? एक ही स्टीरियो सेंटर है, इस डबल बॉन्ड यस के सर। अलोंग GI शो हो रहा है, एक ही स्टीरियो सेंटर है। तो और डिसिमिलर एंड है, तो फॉर्मूला हो गया 2 की पावर 1। आंसर इज 2। आप ड्रॉ भी कर सकते हो सिस ट्रांस, दो स्ट्रक्चर ही बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा ज्योमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? यस सर। प्रैक्टिकली आप बना भी सकते हो, बाय फॉर्मूला पे 2 ही आंसर आ रहा है, लेकिन यस कब? सर जब डिसिमिलर है। सेकंड केस है बेटा, आपका सिमिलर एंड हो और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर आपके क्या हो? इवन हो। क्या हो? इवन। इवन बोले तो जो 2 से मल्टीप्लाई 2 4 6 8। इवन स्टीरियो सेंटर बोले तो 2 4 6 8। तो उस केस में होता है बेटा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 नंबर ऑफ। ये कब होगा? जब सिमिलर एंड हो, जब आपका सिमिलर एंड हो और साथ में इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर सर ये फॉर्मूला किससे डिराइव हुआ? है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया सर? डेराइव नहीं हुआ बेटा, डायरेक्ट याद रखो, कोई डेरिवेशन नहीं है इनका, ऑर्गेनिक में कोई डेरिवेशन, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो इसका आज तक ही नहीं पूछा है कि डेराइव कैसे हुआ, फॉर्मूला दिया हुआ है सीधा। चलो 2 की पावर n माइनस 1 और n बाई प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। n क्या है फिर से यहाँ पे बोलो? सेंटर नंबर ऑफ स्टीरियो। स्टीरियो सेंटर। एग्जांपल लेके देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और CH3। सबसे पहले चीज तो देखनी है, अगर डिसिमिलर एंड है तब तो एक ही फॉर्मूला है 2 की पावर n। अगर सिमिलर एंड है तब फॉर्मूला है आपके दो, इवन नंबर और ऑड नंबर। यहाँ पे स्टीरियो सेंटर, हर डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर नहीं होता, ये चीज भी ध्यान रखना। हर डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे क्या ये डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर है? बिल्कुल है, क्योंकि इस है डबल सर। बॉन्डेड कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा हुआ है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है, दोनों ग्रुप अलग है, इधर भी ग्रुप अलग कॉम्प्लेक्स। है। यस अगर सर। मैं यहाँ पे CH3 लगा देता, दिस इज नॉट स्टीरियो सेंटर। हर डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर नहीं होता, मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझो इस चीज को। n जो है वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है, कंपाउंड में सीधा आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड फाइंड करके नहीं लिख सकते। n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, और GI की तो कंडीशन ही यही है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या ये हाँ डबल सर। बॉन्ड GI शो करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा। तो क्या ये स्टीरियो सेंटर होगा? मिथाइल। नहीं होगा। सर मिथाइल यहाँ पे होगा। स्टीरियो सेंटर ये होगा। यस सर। फिर से इसमें स्टीरियो सेंटर n की वैल्यू 2 रखेंगे और डिसिमिलर n का फॉर्मूला लगाएंगे। डिसिमिलर इसलिए लगाएंगे क्योंकि इधर CH3 है और इधर CH3 और स्टीरियो सेंटर n की वैल्यू 1 ही रखेंगे।
2 नहीं रखेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड आपका स्टीरियो सेंटर नहीं है। समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो। सर अगर उधर H होता तो CH होता तो सर खाली इधर CH3 की जगह CH ही होता सर। वो कहाँ पे सर H खाली H लगा दो सर C के हाँ बाजू वीडियो में। कर दूंगा तो वो सर तो वो यहाँ ये होगा क्या सिमेट्रिकल। हाँ यहाँ पे CH हाँ सर तो ये सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा? ये सिमेट्रिकल है ना। कैसे सर? इधर CH3 एंड सिमेट्रिकल एंड है ना CH3 सर तो इवन थोड़ी है, ऑड है ना ये तो एंड्स। हैं सर एंड जो है वो तो ऑड है ना, इवन थोड़ी है। कहाँ पे? अरे एंड और नहीं है, इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है। सिमेट्रिकल एंड इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। डाउट क्या है? फर्स्ट केस था जिसमें आपको सिमिलर और डिसिमिलर देखना है, इवन ओड का लफड़ा ही नहीं। आपने देखा यहाँ पे डिसिमिलर एंड है CH3 और इधर C2H5 डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड के इधर भी CH3 और इधर भी CH3 मतलब सिमिलर एंड है। वो डिसिमिलर एंड हो तो आपको इवन हो या ऑड हो, स्टीरियो सेंटर पता करना है कि ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे अभी चेक कर रहे थे। सेम वैसे स्टीरियो सेंटर की वैल्यू पुट करनी है सीधी। लेकिन अगर सिमिलर एंड हो तो आपको देखना है कि कितने स्टीरियो सेंटर है। अगर स्टीरियो सेंटर इवन नंबर में, अब यहाँ पे ये स्टीरियो सेंटर क्या GI शो कर रहा है? बोलो। यस सर। हाँ सर कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है और एक पूरा ये ग्रुप है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ये GI शो कर रहा है। क्या ये कर रहा है? ये भी कर रहा है। एक हाइड्रोजन है, एक पूरा ग्रुप है। इधर भी एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, तो दोनों स्टीरियो सेंटर है। तो 2 नंबर कैसा होता है? इवन होता है, ऑड होता है? इवन। इवन होता है तो बस फॉर्मूला लग जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n बाई सर 2 3 होगा इसका। 2 की पावर n-1 2 minus 1 1 प्लस 2 की पावर n Zero. बाई 2 1 minus 1 0, तो आ जाएगा इसका 1 और इसका 2 3। सर समझ में आया? सिमिलर ये बताइए ना हैं? सर। सिमिलर इसमें सर सिमिलर इंड कैसे है? सिमिलर एंड कैसे बेटा? कंपाउंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। डबल बॉन्ड के बाद में क्या दे रखा है? CH3 इधर डबल बॉन्ड के बाद में क्या दे रखा है? CH3। अच्छा ऐसे देखना है। इधर डबल बॉन्ड के बाद में क्या दे रखा है? CH3 इधर डबल बॉन्ड के बाद में क्या दे रखा है? C2H5 हाँ CH2CH3 दे रखा, मतलब C2H5। इधर C2H5 है, इधर CH3 है। क्या सिमिलर एंड है? नो सर। इधर CH3 है, इधर भी CH3 है। क्या सिमिलर एंड है? यस सर। बस सिमिलर एंड हो तब एक केस ये होगा। अगर सिमिलर एंड भी हो और साथ में ओड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हो, then formula will be 2 की पावर n-1 upon 2 की पावर n-1 का होल डिवाइडेड बाय 2। बस 3 फॉर्मूला है। सर ये सेकंड वाला फिर से बता दीजिएगा, मेरा नेटवर्क चला गया था सर। बेटा सेकंड वाला, जब इसका थर्ड केस लिख लेना, थर्ड केस लिख लेना, सिमिलर एंड ओड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। दिस इज फॉर सिमिलर एंड ओड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। 2 की पावर n-1, ये पार्ट तो सेम है, ये भी सेम है। इसमें n/2 था, इसमें n-1 का होल डिवाइडेड बाय, बस इतना ही फर्क। दिस इज फॉर ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ऑड क्या होता है? 3 5 1। हमारी बात समझ में? बोलो। अगर यही Yes, sir. कंपाउंड ऐसा होता CH3
CH डबल बॉन्ड CH CH3 सिमिलर एंड है डिसिमिलर एंड है? सिमिलर एंड है। सिमिलर एंड है। स्टीरियो सेंटर कैसा है? और एक है ओड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 1 माइनस 1 0 प्लस 2 की पावर n बाई n माइनस 1 होल n माइनस डिवाइडेड 1 बाई बाई 2। 2 हाँ तो कितना हो जाएगा? 0 बाई 2 वो 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 फिर से 2 बनेगा सिस और ट्रांस। आया समझ में? यस सर। कितना कितना आएगा फाइंड करो सबसे ऊपर वाले एग्जांपल का नंबर ऑफ जीआई कितना आएगा? सर 1 मिनट फॉर्मूला लिख ले। किसी भी फॉर्मूला में सिमिलर एंड डिसिमिलर एंड क्या होता है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, एन क्या है, ये चीजें पूछनी है तो पूछ लो क्योंकि जीआई फिनिश। बोलो नहीं पूछना? नहीं सर नहीं पूछना। सर अदिति एक बार रिपीट कर दीजिएगा। क्या चीज रिपीट करूं बेटा? सत्यम आर्यन सर सिमिलर इन डिसिमिलर इवन नंबर बता रहे थे ना, इवन ऑड, वहां वाला जो सेकंड केस से बता रहे थे, सेकंड थर्ड। बेटा डबल बॉन्ड के बाद वाला पार्ट देखो कैसा है, एंड कैसा है? सिमिलर है CH3 सर। इधर भी सिमिलर है। नंबर ऑफ सिमिलर स्टीरियो है। सेंटर क्या है? ओड 3। ओड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर ओड और डिसिमिलर है। हरी बात यस समझ में? सर। CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 क्या है? एंड सिमिलर है सर। सिमिलर एंड है। स्टीरियो सेंटर कितने हैं? 2। 2 है। ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा। 2 की पावर 2 नहीं सिमिलर है। सर ये नहीं होगा ना 2 की पावर अरे 2 हाँ n 2 की by 2 पावर minus 1 2 की पावर 2 माइनस 2 1 minus 1 पावर 2 बाई 2 माइनस 1। इसका तो 3 आया था ना, ये एग्जाम्पल तो किया था हमने। यही तो किया था अभी सर। हाँ डिसिमिलर एंड CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5 डबल बॉन्ड के बाद में C2H5 डबल बॉन्ड के बाद में CH3 डिसिमिलर डिसिमिलर एंड है। डिसिमिलर डिसिमिलर एंड के लिए इवन ऑड कुछ नहीं देखना, बस स्टीरियो सेंटर काउंट करने हैं। 2 ये भी raised to जीआई शो 2 कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो 2 की पावर 2 बोलो Yes. यस सर। यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ सबको? किसी को Yes, कुछ भी sir. पूछना है? पक्का? यस सर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, ठीक है। और जेई नीट मेंस एडवांस सब जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्रिकल से भी ज्यादा एक लेवल ऊपर का है, जिससे चांसेस है क्वेश्चन पूछने। क्यों? कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, डीप कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा ज्योमेट्रिकल में तो EZ पूछ सकता है, या फिर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है साइक्लोएल्कीन हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया, या फिर नंबर ऑफ जीआई हो गया, इस तरीके से पूछता है। सिस ट्रांस कभी नहीं पूछेगा कि इसका सिस इसका ट्रांस क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन है। अगर बनेगा अच्छा क्वेश्चन तो EZ से बन सकता है या फिर नंबर ऑफ जीआई से बन सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल पूरा इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक पहले अपन ऑप्टिकल का प्रैक्टिकली फिनोमेना देखेंगे, होते क्या है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड या ऑप्टिकल आइसोमर्स। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकली फिनोमेना समझो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल लो बेटा।
हम सबसे पहले एक यूपीएल लेते हैं। यूपीएल होती है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। हम सबसे पहले एक यूपीएल लेते हैं अनपोलराइज्ड, और उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं। किससे पास करवाते हैं? प्रिज्म। यूपीएल क्या होती सर है? यूपीएल का फुल फॉर्म? अनपोलराइज्ड लाइट। लिखवा दूंगा, सारी चीजें लिखवा दूंगा, अभी समझो, सिर्फ पेन पेपर छोड़ के समझो ध्यान से होता क्या होती है। हम सबसे पहले एक लाइट लेते हैं यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या होती है यूपीएल बेटा? ऐसी लाइट जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बिखरी हुई है चारों तरफ, कोई फिक्स एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, चारों तरफ फैलती। इज दैट क्लियर? यूपीएल क्या हुआ? यस सर। Unpolarized। यस सर। ऐसी लाइट जिसकी कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं, यूनिक डायरेक्शन नहीं है, उस लाइट को हमने पास करवाया प्रिज्म से, तो वो बन गई पीपीएल। सर लेकिन कोई प्लेन डायरेक्शन नहीं है तो सर पोलराइज उसे पास कैसे किया? है सर अगर कोई डायरेक्शन नहीं है यूपीएल का तो पास कैसे हुई? बेटा, यूपीएल का सोर्स से लाइट निकल रही है, सारी रेज तो उसके अंदर नहीं जाएगी, लेकिन कुछ रेज तो जाएगी, और जो रेज जाएगी वो फिर स्ट्रेट ही निकलेगी, ठीक है। फिर वो Yes, वापस अपनी sir. डायरेक्शन चेंज निकलेगी। यस सर। तो यूपीएल जो थी उसको प्रिज्म से पास करवाया, तो हमने क्या पीपीएल। मिला? पीपीएल। और जब पीपीएल मिला तो इसको एक ग्लास ट्यूब से पास करवाया। सर किससे पीपीएल पास का फुल करवाया? फॉर्म क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल को किसमें से पास करवाया बेटा? ग्लास ट्यूब से। और ग्लास ट्यूब में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ था, लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ। पीपीएल को पास करवाया ग्लास ट्यूब से, और उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ। और जब ग्लास ट्यूब से रेज पास हुई तो यहां लगा हुआ था आपका एक ऑब्जर्वर या रिकॉर्डर। ऑब्जर्वर या रिकॉर्डर, जो ये रिकॉर्ड कर रहा था कि लाइट के ऊपर पास होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा। और इफेक्ट को देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि आपका कंपाउंड कैसा है। बेटा, क्या पॉसिबिलिटी है लाइट के ऊपर? या तो लाइट जैसे एंटर की थी वैसे ही सीधी निकल गई हो। एक केस तो ये बन सकता है, बोलो। हाँ इस सर। ग्लास ट्यूब में जैसे ही यस पीपीएल सर। को पास किया, लाइट जैसे गई वैसे सीधी पास हो गई, मतलब रोटेशन क्या हुआ? थीटा 0। 0। यस एंगल सर। कोई भी एंगल पे रोटेट नहीं हुई, एकदम सीधी पास हो गई। इधर से मैंने लाइट को डाला और वो सीधी निकल गई, तो मैं उस लाइट का एंगल क्या बोलूंगा? रोटेशन क्या बोलूंगा? 0। जब 0। उसने कोई रोटेशन ही नहीं लिया, एकदम सीधी निकली। अगर लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई तो थीटा कुछ निकल के आएगा, +x। अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई, -x। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं बोलूंगा डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बोलूंगा लीवो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लॉकवाइज को बोलूंगा डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज को बोलूंगा लीवो। अब हम इस थीटा के बिहाफ पे ही डिसाइड करते हैं कि जो सॉल्यूशन भरा हुआ था वो ऑप्टिकली एक्टिव था या नहीं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जो इस ग्लास ट्यूब में, ये सारा खेल किसका था? ग्लास ट्यूब का था या ग्लास ट्यूब के अंदर भरे हुए सॉल्यूशन का था? जो सॉल्यूशन यहाँ का पे था। उसने Solution. और सिंपल सी बात है, अगर रोटेट हुई तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन था, और रोटेट नहीं हुई तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन था? सॉल्यूशन था। ये तो इक्विपमेंट है ना, ये सारे तो इक्विपमेंट है, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। इस लाइट पे इफेक्ट जनरेट कौन कर रहा है? ग्लास ट्यूब के अंदर भरा हुआ सॉल्यूशन। Solution. अगर लाइट थीटा एंगल पे रोटेट होती है, डजंट मैटर कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर लाइट रोटेट होती है तो ये जो इसका जो कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट का, वो ये था कि जो अगर अपन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन यूज करते हैं ग्लास ट्यूब में, तो लाइट रोटेट हो जाती है, और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन यूज करते हैं तो लाइट सीधी निकल जाती है, कोई रोटेशन नहीं होता। एक्सपेरिमेंट समझ में आया?
सर वो Yes, लास्ट sir. में क्या लिखा है प्लस एक्स? बेटा डायरेक्शन लिखी है रोटेशन की, थीटा प्लस एक्स डायरेक्शन, थीटा माइनस एक्स ओके सर। रोटेशन। तो हमें एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, बताओ। सर वो सॉल्यूशन के वजह से पता चला। नहीं, सॉल्यूशन की वजह से नहीं पता चला, थीटा देख के पता रोटेशन चला। की रिकॉर्डर में जो क्या करनी है? सॉल्यूशन से हाँ, पता नहीं सर, चला, थीटा। सॉल्यूशन का तो पता करना है बेटा। मैं आपको कोई भी ग्लूकोज दे दूंगा, सुक्रोज दे दूंगा, कोई भी शक्कर का सॉल्यूशन बोल के दे दूंगा मैं आपको, चीनी बोल के, आपको पता सॉल्यूशन से थोड़ी चलेगा। आप उस सॉल्यूशन को ग्लास ट्यूब में डालोगे और रिकॉर्डर से जब देखोगे लाइट को, तो उसके एंगल को ऑब्जर्व करके आप पता करोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है सॉल्यूशन? नहीं सर। नहीं। थीटा इक्वल टू 0 ऑप्टिकली इनएक्टिव, थीटा इक्वल टू प्लस एक्स और थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, solution is optically active. This is the experimental phenomena. और सर थीटा नेगेटिव हो तो? दोनों लिखे हैं ना मैंने, प्लस एक्स माइनस एक्स। थीटा कुछ भी हो बेटा, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, थीटा कुछ भी निकल के आ रहा हो, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों केस में सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा तो लाइट बिना रोटेट किए निकल जाएगी ग्लास। मतलब थीटा इक्वल्स टू 0। हाँ, तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 0, इट मींस सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। थीटा इक्वल्स टू प्लस एक्स एंड थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स, इट मीन सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ सर। सर अब बोलो, बना समझ में लेते हैं। आया? यस नहीं सर। बनाना मत, अभी मैं लिखवाऊंगा, कुछ भी मत करना। ये तो समझाया बेटा, इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखवाऊंगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालो।